हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं चंद्रसेन सर, स्टडी की चंद्रा से आज आप लोगों के लिए क्लास 12th जीव विज्ञान का पहला लेसन, जिसका नाम है जीवों में जनन मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको जीवों में जनन चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा कि जीव क्या होते हैं और उनमें जनन कैसे होता है। तो अगर जीव की बात करें तो जीव क्या होते हैं, आप लोग इतना जानते होंगे। जीव जो है वह वह जिसमें जान होती है उसको हम कहते हैं जीव। और इतना पॉइंट आगे कि जीव जो होते हैं वह एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय होते हैं। कहने का मतलब जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशिकीय कहा जाता है, और जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं उनको द्विकोशिकीय कहा जाता है या बहुकोशिकीय कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई सेलुलर, और एक कोशिकीय को कहा जाता है यूनिसेलुलर सेल। अगर हम इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जीव की जीवन अवधि के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जो जीव है उसकी जीवन अवधि क्या है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत कि जीवन अवधि। जीवन अवधि, जीवन अवधि को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पान। देखिए, अगर हम जीवन अवधि की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो, एक लाइन में आप समझने का प्रयास करिए। इंग्लिश में इसको कहा जाता है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। कहने का मतलब है, आप इस पॉइंट के अंतर्गत देखिए, जो पॉइंट लिखा है इसके अंतर्गत देखिए, दो शब्द सिर्फ है। एक है बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म, और नेचुरल डेथ का मतलब होता है प्राकृतिक मृत्यु। जैसे कोई भी जीव है, उस जीव के जन्म, जैसे आज जन्म हुआ तो जब तक वो मर नहीं जाता है, जब से जन्म हुआ और जब तक मर नहीं जाता है, उसके बीच का जो गुजरा हुआ समय है उस समय को कहते हैं उस जीव की जीवन अवधि। जैसे हम बात करें हिंदी में, इसको देख लीजिए तो लिखा जाएगा किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। जैसे यहां पे साफ साफ लिखा है, इस सेंटेंस का मतलब यहां पे साफ साफ लिखा है, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। समझ में आया? मतलब कहने का, कोई भी जीव है जब से वो पैदा होगा और जब तक मर नहीं जाएगा, उसके बीच का जो समय गुजरा हुआ है उस समय को ही कहा जाता है उस जीव की जीवन अवधि। अब देखिए, कुछ जीव के बारे में देखिए और उनकी जीवन अवधि क्या है। तो उसके लिए आप हेडिंग डालोगे, उसके लिए हेडिंग डालेंगे फ्यू
ऑर्गेनिज्म एंड approximate life span. Few organism and approximate life span, आप इसको हिंदी में कह सकते हो कुछ जीव और उनकी अनुमानित जीवन अवधि। कुछ जीव और उनकी अनुमानित जीवन अवधि। तो इसको आप पढ़ने के लिए एक टेबल का सहारा लेंगे। तो इस तरह से आप बना लेंगे अपने कॉपी पे, जैसे हम बना रहे हैं इस रूप में। एक तरफ हम लिख देंगे कि जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम, और दूसरी तरफ लिखेंगे उस ऑर्गेनिज्म की जितनी होगी अवधि, जितने वर्ष वह जीता होगा। तो देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है क्या? जीव। और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या? लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब है क्या? जीवन अवधि। कुछ ऑर्गेनिज्म और उसकी जीवन अवधि, कहने का मतलब कुछ जीव और उनकी जीवन अवधि क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है, राइस। राइस हम प्लांट की बात करें तो आप हिंदी में लिख सकते हो धान का पौधा। मतलब धान का पौधा जो होता है वह कब तक जीता है उसके बारे में देखिए। तो अगर हम धान के पौधे की बात करें तो आप लोग जानते होंगे धान सबके यहाँ होता ही होगा। तो ये कहते हैं लोग एक धान होता 90 दिनवा। 90 दिनवा का मतलब होता है वो जो धान है वह 90 दिन में ही पूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है 90 दिन में कितने मंथ होते हैं? तो आप देखिए 90 दिन में 3 मंथ होते हैं। तो आप 90 दिनवा के बाद ही देखोगे कि पूरा जो खेत होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, कट पीट के सही हो जाता है। तो आप कहने का मतलब है 90 दिनवा जो 3 महीना में हो रहा है उसके 10-15 दिन के अंदर में और भी धान सब कुछ हो जाते हैं, सब होके तैयार हो जाते हैं, उनको काट पीट लिया जाता है। तो आप इसके देखते हुए यहाँ पे लिखोगे इसकी जीवन अवधि 3 से 4 मंथ। कितने लिखोगे? 3 से 4 मंथ। फिर उसके बाद हम बात करें, देखिए ये जीव का नाम है और ये क्या है? उसकी जीवन अवधि। फिर उसके बाद हम बात करें रोज की। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब। और होता है फ्लावर, मतलब कहने का जो गुलाब का फूल होता है उसकी अगर जीवन अवधि की बात करें तो आप लिख सकते हो फ्यू डेज। फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिन। फिर उसके बाद यहां लिख सकते हो दूसरा पॉइंट रोज प्लांट, मतलब कहने का ये जो गुलाब का पौधा है ये कितना जिएगा? तो 5 to 7 ईयर्स। कितना? 5 to 7 ईयर्स। फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है क्रो। क्रो मतलब कौवा। क्या होता है? क्रो मतलब कौवा। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होता है इसकी जीवन अवधि होती कितनी? 15 ईयर्स। कितनी होती? 15 ईयर्स मतलब 15 वर्ष। फिर उसके बाद दिया हुआ है पॉइंट पैरट। पैरट, अगर हम पैरट की बात करें तो पैरट का मतलब होता है तोता। तोते की जीवन अवधि दी है एनसीईआरटी में, वो दिया हुआ है 140 वर्ष। फिर इसके बाद बात करें बनाना। बनाना, बनाना मतलब होता है केला। केले की जो जीवन अवधि है वो होती है 25 ईयर्स। कितनी होती है? 25 ईयर्स। फिर अगर आगे बात करें तो होता है टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस का मतलब होता है क्या? कछुआ। कछुए की जीवन अवधि वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है 100 से 150 वर्ष। कितने वर्ष? 100 से 150 वर्ष। तो इस तरह से है कुछ जीव और उनकी जीवन अवधि। फिर अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास जगह ना होने के कारण
हम एक तरफ इसको रब कर देते हैं। देखिए आगे आइए, तो आगे हम देखेंगे इसके बाद जो पॉइंट है वो दिया हुआ है। जैसे हम बात करें डॉग की, डॉग मतलब कुत्ता, तो उसकी जो जीवन अवधि दिया हुआ है वो है 20 to 25 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स। फिर उसके बाद हम बात करें, एक हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट और है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है स्टूडेंट तितली। क्या मतलब होता है? तितली। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हिंदी में तितली। इसकी जो जीवन अवधि होती है वो होती है 1 से 2 वीक्स। मतलब कहने की जो तितली है वो कितना जीती है? 1 से 2 सप्ताह तक जीती है। फिर उसके बाद अगर आगे बात करें तो आप लिखिए फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई, अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसको कहा जाता है फल मक्खी। फल मक्खी की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? वो होती है 10 से 12 दिन। कहने का मतलब होता है 10 to 12 डेज। फिर इसके बाद हम बात करें क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। तो क्रोकोडाइल जो होते हैं उनकी जीवन अवधि कितनी है? उनकी जीवन अवधि जो है वो है 60 वर्ष। आप कह सकते हो 60 ईयर्स। फिर उसके बाद आता है हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़े की जो जीवन अवधि है वो होती है कितना? 50 ईयर्स, मतलब कहने का 50 वर्ष। फिर उसके बाद आता है आपके एनसीईआरटी में बनियान ट्री। बनियान ट्री का मतलब होता है क्या? बरगद का पेड़, जिसकी जीवन अवधि दी हुई है 300 से 500 वर्ष। फिर उसके बाद और एक वृक्ष का नाम आता है जिसको कहते हैं आप पीपल ट्री। पीपल ट्री जो होता है, कहने का मतलब है जो पीपल का पेड़ है उसकी जीवन अवधि की बात करें तो उसकी जो जीवन अवधि है वो है 2000 वर्ष। कितनी है? 2000 वर्ष। तो इस तरह से हमने आपको बताया जो जीव है उनकी जीवन अवधि क्या है और कितनी है। तो आप इस रूप में अपने कॉपी में लिख के बिल्कुल इजी भाषा में याद कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बताएंगे ये जो जीव हैं, जो जीव हैं ये जनन कैसे करते हैं, उनके बारे में बताएंगे कि जो जीव हैं वह जनन कैसे करेंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं हम, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या? जीवों में जनन। तो आपका सबसे पहला पॉइंट था जीव क्या होते हैं, फिर उसके बाद था जीव की जीवन अवधि क्या होती है, और अब आगे पढ़ेंगे ये जो जीव है उनमें जनन कैसे होता है। तो अगर हम जीवों के जनन की बात करें तो इसके बाद जो हेडिंग है वो क्या है? जनन। तो देखिए जनन क्या है, हेडिंग डालिए जनन। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। वैसे तो कहा जाता है, अगर हम जनन की बात करें तो आप समझ सकते हो जो जनन का मतलब होता है किसी जो जीव है उस जीव का, कहने का मतलब देखिए साफ मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करिए, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे आदमी का बच्चा आदमी, गाय का बच्चा गाय, भैंस का बच्चा भैंस, कुत्ते बिल्ली के बच्चे कुत्ते बिल्ली। वह क्रिया क्या होगी? जनन। कहने का मतलब सिर्फ एक पॉइंट में अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन। फिर उसके बाद उसी पॉइंट हो जाएगा जनन एक जैविक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। तो हम बात करें अगर जैविक प्रक्रिया की, तो जैविक प्रक्रिया मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिसमें श्वसन, दहन, पाचन, उत्सर्जन, कहने का मतलब खाया पिया और पचाया, सांस लिया और दिया, खून अपने शरीर में चारों तरफ दौड़ाया,
उस क्रिया को कहेंगे क्या, फिर उसके बाद उत्सर्जन, मतलब अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो जिन जिन जीव में ऐसी क्रियाएं होती हैं उन जीवों में होता है क्या, जनन। तो देखिए जनन की परिभाषा क्या है, अगर हम बात करें तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है। अगर हम इस तरह से लिख दिए कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है, तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैविक प्रक्रिया होता क्या है। तो जैविक प्रक्रिया अभी हम आपको समझाएं कि जैविक प्रक्रिया मतलब ऐसे जो जिसमें श्वसन होता है, पाचन होता है, दहन होता है और उत्सर्जन होता है, उन जीवों में होता है क्या, जैविक प्रक्रिया। जैसे आप लिखे जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करता है। मतलब जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करता है। तो आप इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझ याद रखिएगा कि जनन क्या है। तो जनन क्या है, अपने समान नई संतान का उत्पन्न करना है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब देखिए फिर इसके बाद लिखेंगे जनन जीवों की एक प्रमुख विशेषता है। जनन जीवों की क्या है, जनन जीवों की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें जीव अपने आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण करता है। देखिए इसको एक बार हम पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद अपने अनुसार देख लीजिए। देखिए जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया मतलब पाचन, श्वसन, दहन, उत्सर्जन। ऐसे जीव जिसमें पाचन, श्वसन, दहन, उत्सर्जन आदि होते हैं, उन जीवों में कैसी प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया होती है। फिर लिखा है जिसमें जीव अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करता है। कहने का मतलब है जीव जो है वो अपने समान क्या करेगा, नई संतान की उत्पत्ति करेगा। जैसे हमने बताया आदमी बच्चा आदमी, भैंस का बच्चा भैंस, गाय का बच्चा गाय, फिर इसके बाद कुत्ते का बच्चा कुत्ता, समझ रहे हो। फिर इसके बाद लिखा है जनन जीवों की प्रमुख विशेषता है। क्यों, क्योंकि जनन अगर ना होगा तो प्रजाति जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे जिसकी भी जाति या प्रजाति हो वो क्या होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए उनको जनन करना क्या है, अति आवश्यक है। फिर इसके बाद बात करें जिसमें जीव अपने आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण करता है। कहने का मतलब डीएनए का स्थानांतरण करता है। डीएनए ही वह मटेरियल है, डीएनए ही वह मटेरियल है जिसके पट्टी पे हर चीज लिखी होती है कि हमको क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। वो कौन डिसाइड करता है, डीएनए, जिसको कहा जाता है क्या, आनुवांशिक पदार्थ। जो आनुवांशिक पदार्थ है वो हमारे आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए या आरएनए। अब देखिए अब इसके बाद जनन जो है वह कितने प्रकार से होता है उसको समझेंगे। हेडिंग डालिए जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन के प्रकार, तो जनन कितने प्रकार से होता है इसको आप समझने का प्रयास करिए। तो जनन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, जनन जो होता है वह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो। तो ऐसे बना लेंगे बिल्कुल। एक होता है लैंगिक जनन। कैसा जनन, लैंगिक जनन।
और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अगर हम बात करें इनकी बात करें इंग्लिश में, तो देखिए इंग्लिश में समझने का प्रयास करिए आप कि लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक को कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें लैंगिक जनन तो क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक की बात करें तो उसको कहा जाता है क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखिए हमने जो इन पॉइंटों पे थोड़ा सा छोड़ दिया है, लाइन में जगह छोड़ दी है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब इस लैंगिक और अलैंगिक का समझने का है। तो देखिए यहां आप एक लाइन में लिख लीजिए लैंगिक जनन होता क्या है। तो यहां पे आप एक लाइन में लिख सकते हो लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो विपरीत, कैसे? विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। कितने जनकों की आवश्यकता होती है? दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो यहां पे आप एक पॉइंट ना समझ पाओगे कि जनक क्या है। तो जनक का मतलब ये होता है, जनक मतलब ये होता है जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं वो हमारे क्या है? जनक। जैसे हम अगर आपको डायरेक्ट पूछ लें कि जनक क्या है तो आप कहोगे जनक जो है वो राजा दशरथ है। समझ रहे हो? लेकिन तो इसका मतलब ये ना, जनक का मतलब जो हमारे मम्मी पापा हैं जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं उन दोनों को कहेंगे जनक, या तो इंग्लिश में कहा जाता है क्या? पेरेंट। समझ रहे हो? तो पेरेंट हमारे क्या है? जनक हैं, जो बायोलॉजी भाषा में आप समझोगे। तो यहाँ पे लिखा है दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो दो विपरीत जनक का मतलब ही होता है दो विपरीत जनकों का मतलब है एक जो है वो होना चाहिए नरलिंग। ये क्या होना चाहिए? नर। और दूसरा क्या? मादा। एक नर और दूसरा मादा। अब देखिए आगे आपको समझना है लैंगिक जनन। तो हमने इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, इंग्लिश वाला पॉइंट आप देखिए। लैंगिक जनन को हमने थोड़ा सा ये जो सेक्स लिख कर जगह छोड़ दिया है, आप इसको गोले में करिए, गोले में कर लिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर नर और मादा दोनों लोग रहेंगे तभी तो ये क्रिया हो पाएगी। सेक्स की क्रिया जो इंटरकोर्स की क्रिया है वो नर और मादा दोनों रहेंगे, एक नर लिंग रहेगा और दूसरा कौन सा? मादा लिंग रहेगा, तभी जाके ये सेक्स क्रिया हो पाएगी। और जिनमें सेक्स की क्रिया होती है उनको क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। समझे? अब देखिए आगे अगर बात करें अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में आप एक पॉइंट में लिख सकते हो अलैंगिक जनन क्या है। तो इसमें लिख सकते हो इसमें सिर्फ एकल जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता होती? एकल जनक की आवश्यकता होती। तो देखिए आप इसको अंडरलाइन करिए, एकल जनक। सिर्फ कितने जनक? एकल जनक। एकल का मतलब होता है कोई एक ही व्यक्ति है। मान लीजिए कोई एक मादा है, उसमें इंटरकोर्स की आवश्यकता नहीं है, मतलब सेक्स की क्रिया करने की जरूरत ना है, फिर भी उनसे बच्चे का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। उसे कहेंगे क्या? एकल जनक। जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल होते हैं एकल जनक की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हो अमीबा। क्या लिख सकते हो? अमीबा या यूग्लिना। अमीबा यूग्लिना इटीसी कर दीजिए। अमीबा यूग्लिना जो होता है वह एक ही जीव है, उसी जीव से उसके बच्चे का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मानव, लिख सकते हो बिल्कुल समझने के लिए। क्या लिख सकते हो? मानव। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो अमीबा और यूग्लिना। अब देखिए इधर अलैंगिक जनन को हमने लिखा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। ए का मतलब होता है बाबू क्या? अब्सेंट। क्या मतलब होता है? अब्सेंट। तो स्टूडेंट्स ए का मतलब क्या? अब्सेंट। अब्सेंट जो होगा फिर आगे सेक्स को हमने भी क्या कर लिया? गोल में बंद कर लिया। मतलब कहने का ये जो क्रिया है
वो क्या होगी, absent होगी। मतलब कहने का जिनमें सेक्स की क्रिया ना होती है, समझ रहे हो, उसको कहा जाता है क्या, अलैंगिक जनन। क्योंकि वो एक ही प्राणी होता है जिससे उसके बच्चे का निर्माण हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। थैंक यू, धन्यवाद।